Assalamu alaikum everyone. This is Amar bin Salim. A very warm welcome to all of you to another episode of Big Podcast. Today is a very special podcast in the sense that we have been joined by someone who is very speedily becoming a household name in Pakistan and is widely growing in popularity. Mr. Abbas Bukhari. Abbas, Thank you so much, Umar. Thank you so much for having me here. इट्स अ प्लेयर फॉर अस अब्बास. थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट. और हम काफ़ी देर से कोशिश भी कर रहे थे कि आपको एंगेज करें. प्लस यू वर्किंग विद अस ऑन न्यूमरस अदर प्रोजेक्ट्स. सो वेरी ग्रेटफुल दैट यू टुक टाइम आउट ऑफ योर स्केड्यूल एंड जॉइंड अस. Thank you so much, Amar. It's been a pleasure. और जैसे कि आपने कहा कि हाँ, we have been planning this for a long time. लेकिन for some reason आज हम इकट्ठे हो गए हैं. Let's have a Alhamdulillah. conversation. अच्छा Abbas, so before I dig and move towards more difficult, more controversial questions. बहुत ज़्यादा controversy नहीं करेंगे by the way. I'd first like to know a little bit more about your journey. अब्बास बुखारी ने कहाँ से जो है अपना schooling की, A levels कहाँ से किया, आगे कैसे किया, and फिर journey क्या थी content production में आने की. अच्छा, मेरी basic schooling जो है it is from Jhang. अच्छा. It's a district near Faisalabad. So I was born in Jhang. My family belongs to Jhang. तो मेरी basic schooling जो है वो सारी Jhang से थी. Right. उसके बाद I moved to Lahore. I did my LLB from University of London International Programs. अच्छा. यहाँ से Right. यहाँ से और उसके बाद I joined a leading news channel in the country as a trainee anchor. Right. लेकिन वो एक मेरे साथ unfortunate scenario हुआ. Downsizing हुई बहुत massive scale पे in the media houses after the Right. change of government. Back in 2018. 2018, yeah. Right. तो I lost the job. लेकिन उसके बाद मैं in one form or another associated रहा with content production through social media. लेकिन वो content production थी थोड़ी serious, like socio-political critiques, Right. news के ऊपर analysis वगैरह वो इस तरह का था. लेकिन it was only last year when I decided to shift to reels, and it was my wife who sort of pushed me इसके अंदर, अच्छा. क्योंकि she identified and she said that you have a very unique sense of wit and or humor, और आपकी जो creative sense है Yeah. वो बहुत अच्छी है, तो आपको you should try your luck in the shorter form content. अच्छा. और बस that is from where it began. और मैंने उसके बाद reels बनाना शुरू की. सबसे पहले Instagram के ऊपर वो कॉमिक थी, वो ह्यूमरस थी. उसके अंदर काफ़ी रिफ्लेक्शन मैंने लाने की कोशिश की हमारी डे टू डे लाइफ्स की, हमारे कल्चर की. और उसके बाद से अब तक so far so good, मज़ा आ रहा है. मज़ा आ रहा है. अच्छा, सो हम मतलब उसके बारे में तो डिस्कस करते हैं कि मतलब आगे क्या होता है, कितना डिफिकल्ट होता है कंटेंट वगैरह बनाना. मगर जब आपने मतलब बताया कि आपने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, उससे पहले यू वर आल्सो मेकिंग सम अदर सॉर्ट ऑफ कंटेंट ऑन सोशल मीडिया. Yeah, I was making, as I told before, I was making 15 to 20 minute long videos on Facebook, अच्छा. especially. और उसके अंदर मैं करता यही था, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, my first video that I made on social media, it was in 2019. और Right. एक student solidarity march हुई थी जो कि कुछ leftist parties ने, Yeah, जैसे yeah. progressive students collective बिल्कुल, है, अलहमरा. हाँ, वो मॉल रोड के ऊपर जी, उन्होंने जी. एक रैली की थी, और फिर उसके बाद एंड पे स्पीचेस वगैरह. तो सही. आई वेंट देयर, मैंने वो कवर की, वहाँ पे कुछ इंटरव्यूज वगैरह किए. कुछ मेरे दोस्त भी थे जो कि प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव में थे, तो उसके ऊपर भी मैंने एक 25 मिनट्स की एक वीडियो बनाई. जिसमें मैंने एनालाइज किया कि स्टूडेंट यूनियंस की हिस्ट्री क्या थी पाकिस्तान में, स्टूडेंट यूनियंस ने क्या किया, पॉलिटिकल फीट्स अचीव किए, फिर उसके बाद क्यों स्टूडेंट यूनियंस को बैन किया गया, फिर एक एनालिसिस के आज के दौर में स्टूडेंट यूनियंस की ज़रूरत क्यों है और क्यों उनके ऊपर बैन नहीं होना चाहिए. तो मैं बिल्कुल एक डिफरेंट नेचर का वहाँ पर काम उस पॉइंट के ऊपर कर रहा था. अच्छा. हाँ, और फिर जैसे मैंने बताया आपको कि वो मैंने शिफ्ट किया ओनली लास्ट ईयर, और उसकी वजह ये नहीं थी कि आई वॉज नॉट गुड एट दैट. I was good at that. I'm sure. लेकिन प्रॉब्लम ये था उसके अंदर सिर्फ कि I was not consistent. मैं Right. consistently उसको नहीं कर रहा था. मतलब वो ऐसे था कि महीने में आपने 2 वीडियोस डाल दी, या 2 महीने बाद आपने एक वीडियो डाल दी. तो I did not understand the algorithm कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम किस तरीके से काम करते हैं, और वो सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड करते हैं कंसिस्टेंसी को. अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप शायद दुनिया की सबसे बड़ी बात कर दें अपनी एक वीडियो के अंदर जो पहले किसी ने ना की हो, Doesn't उसका really कोई matter. फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको आईबॉल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि पुश नहीं करेगा जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आपके कंटेंट को आगे. सो मैंने बहुत अच्छे तरीके से एल्गोरिदम को पढ़ा, और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि दिस टाइम अराउंड मैं इसको कंसिस्टेंटली करने वाला हूँ. और कुडोज टू माय वाइफ एज वेल कि उन्होंने मुझे काफ़ी पुश किया इस पूरे प्रोसेस के अंदर. मतलब वो एक डंडा आपके ऊपर ज़रूरी होता है ज़िंदगी के अंदर, हम जैसे लोगों के लिए ना, जो थोड़े प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं,
जो थोड़े से क्रिएटिव लोग होते हैं ना, वो प्रोक्रेस्टिनेटर्स भी होते हैं, वो लेजी भी होते हैं, तो वो उनके ऊपर एक डंडा बहुत जरूरी होता है कि उठो उठो शाबाश काम करो, वीडियो बनाओ। तो वो मैंने थोड़ी कंसिस्टेंसी के साथ किया, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए तो अनबिलीवेबल ही रहा उसके बाद। So how is this coming along now? मतलब you were just telling me कि now you have left your job and you completely focused on content production. या मैंने अपनी जॉब छोड़ी है जो फुल टाइम जॉब थी like 5 months ago. अच्छा. और अभी मैंने सिर्फ एक जॉब रखी हुई है अपने पास which is a visiting job, तो वो मेरे से ज़्यादा मेरा टाइम नहीं मांगती. Plus I love that job क्योंकि it involves debate coaching. Right. I used to do lot of debates and public speaking अपने student life के अंदर, तो अभी वो it involves coaching debates, so I love coaching kids. Right. वो OA level के बच्चे हैं जिनको डिबेट सिखानी होती है, प्लस वो काफ़ी मुझे लगता है इंटेलेक्चुअली भी स्टिमुलेटिंग एक एक्सरसाइज है कि आप मल्टीपल आइडियाज़ के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर, मोशंस के ऊपर बच्चों के साथ डिबेट करते हैं, आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं. तो कंटेंट क्रिएशन जो है वो इस वक्त मैं फुल टाइम कर रहा हूँ. अगर मेरे से पूछें आप मेरी फुल टाइम जॉब क्या है, तो इट इज करंटली content creation. I have another question with regards to leaving your job and being focused at one full time job which is content creation for influencers, but I'll get to that थोड़ा सा बाद में. For now the question is कि is content production easy? Is it an easy job? आपको यार आज मेरा बस मैं बनानी है वीडियो, ठीक है, doesn't really matter. काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि ठीक है यार कैमरा लगाया बंदे ने बस बोला, the idea was floating in his mind and there is nothing that you have to do to the video. मुझे लगता है it entirely depends upon कि आप कंटेंट क्रिएशन में से चाहते क्या है, इवेंचुअली आपका गोल क्या है, या आप किस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हैं. कुछ कंटेंट है जो कि बनाना बहुत इजी है, सीमिंगली आपको इजी लगता है. लेट्स से जैसे डेली व्लॉगिंग है कि उसके अंदर आपने सुबह सुबह उठ के, मैं उठ गया हेलो गाइस, अब मैं बेड से उतर गया हेलो गाइस, अब मैं नीचे चला गया गाइस, अब मैं गली में चला गया गाइस. हालांकि मुझे लगता है दिमाग उसमें भी काफी लगता है कि रोज ही आपने अपनी जिंदगी के अंदर से किसी को कुछ दिखाना है, तो आप आखिर क्या ही दिखाएं. हाँ. फिर उसके लिए वो डिफरेंट चीजें प्लान करते हैं, आज ये सरप्राइज हो गया, आज घर के कर्टन्स गिर गए. मुश्किल उसके अंदर भी है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करके कंटेंट बनाते हैं, जब आप कोशिश करते हैं कि आप क्रिएटिव हो अपने आइडियाज़ के अंदर, या आप कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करें, तो मुश्किल काम है कंटेंट क्रिएशन. बिल्कुल आसान नहीं है. सबसे मुश्किल पार्ट और चैलेंजिंग पार्ट जो है कंटेंट क्रिएशन का, ये कैमरा लगाकर रिकॉर्ड करना और उसके बाद उसको एडिट करना. मुझे लगता है दिस इज द इजीएस्ट बिट जो कंटेंट क्रिएशन की है. राइट. जो टफ पार्ट है कंटेंट क्रिएशन का, इट इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट आइडियाज. ठीक है, क्योंकि आप कंपटीशन में भी हैं, एक कंपैरेटिव वर्ल्ड है सोशल मीडिया की, जहां पर और भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी अपना कंटेंट कॉन्स्टेंटली डाल रहे हैं, और आपने फिर थोड़ा सा कीप अप करना है विद द एल्गोरिथम स्पेस एज वेल, कि आपने किसी पॉइंट पे अपनी फ्रीक्वेंसी नीचे नहीं आने देनी कंटेंट की, और फ्रीक्वेंसी नीचे नहीं आने देनी, और उसके साथ क्वालिटी भी मेंटेन करनी है. तो ये एक चैलेंज होता है जिसके साथ कॉन्स्टेंटली ये कंटेंट क्रिएटर लड़ रहा होता है, और मुझे लगता है यही लेबर है, और वो जैसे आम अल्फाज में कहते हैं कि इसी के पैसे हैं. इसी के पैसे. क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक मुझे फील होता है कि ऑल्दो अब तो खैर ज़्यादा अवेयरनेस है, पीपल आर ऑल्सो मोर रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़ एंड न्यू प्रोफेशंस एज वेल, मगर एक नोशन है ना जो पुराना चला रहा है कि यार इसने कौन सा काम करना है, कंटेंट ही क्रिएट करना है. ठीक है, दिमाग में एक आइडिया, मोबाइल लाया तो चलो उसके बाद बस अपना व्हाटएवर यू हैड इन माइंड यू प्रोड्यूस, यू वर्कड ऑन इट. So you said कि यार इस पे मतलब of course continuously thinking about new ideas to match up the pace, to make sure that you're meeting the algorithm requirements, to be there on everybody's screen. I think it's a lot of pressure. So is that a dark side? Is there a dark side to it as well? Content production को? बिल्कुल इसकी डार्क साइड्स भी हैं. मुझे लगता है कि बड़ी दफ़ा ये चीज़ आपके सर पे सवार होती है और it becomes very toxic for you. क्योंकि आप अच्छा, it does become toxic. It does become toxic क्योंकि आप जितना भी अपने आप को समझाने की कोशिश करें कि यार मैं किसी कंपटीशन में नहीं हूँ, मैं लाइक्स या व्यूज के किसी कंपटीशन के अंदर नहीं हूँ, आप अपने आप को उससे डिटैच नहीं कर सकते. क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो क्रिएटिव काम तो कर रहे हैं, वो आर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस भी कर रहे हैं, और उस बिजनेस की सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर व्हेन ब्रांड्स रीच आउट टू यू कि आप आकर हमारे साथ काम करें, तो वो आपके काम की क्वालिटी देखते हैं, लेकिन वो आपकी रीच भी देखते हैं कि आपको कितने लोग देखेंगे, क्योंकि इवेंचुअली आप अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाह रहे हैं थ्रू दैट इन्फ्लुएंसर, तो वो आपकी रीच देखते हैं कि आपकी एक वीडियो को ऑन एवरेज कितने लोग देख पाते हैं, और उसके नतीजे में फिर हमें कितने लीड्स मिलेंगे, और हमारा प्रोडक्ट या सर्विस हम कितना बेच पाएंगे, उसको कितने हम आई बॉल्स दे पाएंगे. तो मुझे लगता है कि वो फिर टॉक्सिक भी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, यू हैव टू कीप अप विद दैट पेस. मेरे व्यूज नहीं नीचे आने चाहिए, मेरे कंटेंट के साथ इंगेजमेंट नहीं कम होनी चाहिए. तो और हर कंटेंट क्रिएटर की ज़िंदगी में मल्टीपल ऐसे
मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर उसकी रीच हमेशा वो नहीं रहती जो कि एक टाइम पे थी, वो नीचे आती है। फिर वो एक स्ट्रगल है कि आपने कॉन्स्टेंटली अपने आप को ये समझाना है कि ब्रो इस स्पेस को वापस ऊपर लेके जाओ, इस रीच को ऊपर लेके जाओ, क्योंकि दिस इज योर ब्रेड एंड बटर इस वक्त, स्पेशली जो लोग फुल टाइम ये कर रहे हैं। तो हाँ, डार्क साइड इसकी यही है कि इट बिकम्स टॉक्सिक एट वन पॉइंट, और एक पॉइंट पे आपके लिए ड्रेनिंग भी हो जाता है काफी, कि मतलब मैं अब क्या कर रहा हूँ यार, मतलब मुझे नए एवेन्यूज की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा इरफान जुनेजो, ग्रेट क्रिएटर, आई लव हिज वर्क, और मुझे लगता है कि लॉट ऑफ पीपल जो कि देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को वो भी बहुत प्यार करते हैं इरफान जुनेजो के काम से, और ही वाज द पायनियर ऑफ व्लॉगिंग इन पाकिस्तान। और जिस तरीके से उन्होंने व्लॉगिंग की है पाकिस्तान में, कम ही लोगों ने, और उस तरह की स्टोरी टेलिंग, उस तरह की विजुअलाइजेशन, सिनेमाटोग्राफी, वो आर्ट, लेकिन ही इवेंचुअली शिफ्टेड टू food vlogging अभी recently. Now he does food vlogs. अच्छा, is he doing that on a permanent basis? Yeah, he only does food vlogs now. अच्छा, okay. क्योंकि वो maybe he got a bit too impressed by Hamza Bhatti. Probably, लेकिन मैंने उनको एक सुना पॉडकास्ट के अंदर, तो उसमें वो यही कह रहे थे कि मेरे लिए बस वो बहुत ड्रेनिंग हो गया था कि काम कॉन्स्टेंटली मैं एक ही काम कर रहा हूँ दिन रात, तो आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, इसकी वजह से आई शिफ्टेड टू इट। तो मुझे भी करंटली इस वक्त इट्स बीन अ ईयर जब मैं रील्स बना रहा हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस आता है और बहुत किक मिलती है आपको जब आपकी कोई रील बहुत वायरल होती है और उस पे अच्छा फीडबैक आता है। लेकिन एट टाइम्स मैं भी क्वेश्चन करता हूँ कि यार कब तक, अब एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चला जाता है ना बंदा, हाँ, कि अब कुछ डिफरेंट करना है, कुछ लॉन्ग फॉर्म करना है, और मुझे लगता है कि ये टॉक्सिक भी हो जाता है लेकिन हेल्दी भी है, क्योंकि जो इंसान कॉन्स्टेंटली अपनी लिमिट्स को चैलेंज करना चाहता है, जो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता है, जो डरता नहीं है नई नई चीजें ट्राई करने से, उसको सक्सेस भी अकॉर्डिंगली ही मिलती है। तो हाँ, देयर इज अ डार्क साइड टू इट एज वेल, लेकिन मुझे लगता है कि उस डार्क साइड के अंदर से फिर वो एक प्रोडक्टिविटी का भी उसमें एक एलिमेंट है कि आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, उसकी वजह से आप ज्यादा काम चर्न आउट करते हैं। तो हाँ, थोड़ा सा कॉन्वोल्यूटेड सा सिनेरियो है। I think मेरा ख्याल है that is true for everything in life almost. If you are ambitious, you have to, of course, मतलब it will add a lot of pressure to your mental state. That is one. But on the other hand, I do agree with you on that कि फिर उसी से अच्छा काम भी जो है वो निकलना शुरू हो जाता है. And as we were discussing, you have to be disciplined अगर आपने कुछ भी अचीव करना है. और डार्क साइड अगेन जैसे कि आपने कहा, इट इज वेरी ट्रू, इट इज वेरी राइट कि जो भी एम्बिशियस होगा किसी भी काम के अंदर, वो इस चीज से स्ट्रगल करेगा। देखिए ना, इरफान जुनेजो का आपने बोला, he left vlogging at one point. I remember, I think he was also going through a bit of a mental situation in that time. हाँ, लेकिन एज अ क्रिएटर आपको ना कभी कभी फील होता है कि जब आप ज्यादा काम लोगों के लिए करते हैं ना, क्योंकि हम लेट्स से मैंने एक रील बनाई है, वो आइडिया लोगों को बहुत पसंद आया, अब मैं कोशिश करूंगा कि ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड टेम्पलेट है, ठीक है, तो मैं इसके अराउंड और कंटेंट बनाता हूँ। लेकिन बहुत सारा काम ऐसा होता है जो कि आप अपने लिए करना चाहते हैं, बहुत आइडियाज होते हैं जो कि आप अपने लिए एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और वो हम करते भी हैं, लेकिन उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती उस आइडिया को जितनी किसी एक दूसरे आइडिया को मिल रही होती है। तो आपको इवेंचुअली फिर वापस शिफ्ट बैक करना पड़ता है उसी आइडिया के ऊपर जिसको मैसेज पसंद कर रहे हैं, इसको मैसेज पसंद। तो दरमियान में आपका अपना एक क्रिएटिव लिबर्टी आप उसको कह लें, या आपका अपना एक क्रिएटिव फ्रीडम, वो कहीं ना कहीं मर जाता है। तो वो उससे भी आप मुसलसल, वो हिंदी में कहते हैं ना, जूझ रहे होते हैं कि मैं क्या करूं, अपना मर्जी का काम करूं या लोगों की मर्जी का काम करूं। तो ये भी एक कांस्टेंट स्ट्रगल होती है और टसल होती है आपके दिमाग के अंदर चल रही होती है। एब्सोल्युटली। अच्छा, जैसे जब हम भी एक ब्रांड के बारे में जो है डिस्कस कर रहे थे अपनी एक पॉसिबल कोलैबोरेशन के लिए, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट यू वर टेलिंग मी कि दैट यू डोंट डू अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर, क्या कहते हैं उसको, एडवर्टाइजिंग वीडियोस, प्रमोशनल वीडियोस, बिकॉज देन इट आल्सो रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ योर इन्फ्लुएंस. So how would you evaluate the influencers who are most of the time promoting other brands' videos? जो ज्यादा काम ही आप कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का करते हैं। हाँ, मतलब वो जनरली promoting other brands' products कहना चाहिए। मुझे मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये तो एक बिल्कुल सही बात है कि जो आपकी एक प्रमोशनल वीडियो होती है उसको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि अगर कोई मुझे इसलिए फॉलो करता है क्योंकि उसको मेरा कंटेंट पसंद है, तो द मोमेंट वो रियलाइज करेगा कि इसने नई वीडियो अपलोड की है, वो खुश होगा कि अच्छा यार आज नई वीडियो देखने को मिलेगी। वो वीडियो खोल के जिस वक्त वो रियलाइज करेगा कि ये एक प्रमोशनल वीडियो है किसी ब्रांड के लिए, वो पुट ऑफ होगा। और यही वजह होती है कि सब इन्फ्लुएंसर्स का जो प्रमोशनल काम होता है उसको कम व्यूअरशिप और एंगेजमेंट मिलती है एज कम्पेयर टू देयर रेगुलर वर्क। मेरे केस में अगेन आई हैव बीन लकी इसके अंदर, और शायद थोड़ा सा स्मार्टली मैंने इसको अप्रोच किया
कि मैं कभी भी जो मार्केटिंग करता हूँ किसी भी ब्रांड के लिए, सर्विस के लिए, प्रोडक्ट के लिए, मैं उसमें कभी भी नहीं कहता कैमरा ऑन करके अच्छा गाइस आप मेरे से पूछ रहे थे कि आपने ये कहाँ से किया, तो उसके लिए मैं आपको ये प्रोडक्ट बता रहा हूँ, इसको देखें, इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ही इनऑर्गेनिक तरीका है किसी भी चीज़ को प्रमोट भी करने का। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे जो रेगुलर कॉमिक स्क्रिप्ट्स होते हैं, मैं उन्हीं कॉमिक स्क्रिप्ट्स के अंदर बहुत ही सटल तरीके से स्लाइड इन करता हूँ उस ब्रांड को, या जो भी वो मैसेज देना चाहते हैं, या कोई भी अपना वो यूएसपी बताना चाहते हैं लोगों को। उससे ये होता है कि अकाउंट वो नेचर उसकी ऑर्गेनिक भी रहती है कंटेंट की, और ब्रांड की बात भी लोगों तक जो है वो पहुंच जाती है। तो आई हैव हैड वीडियोस जो कि अपनी नेचर में प्रमोशनल वीडियोस थी, लेकिन दे क्रॉस्ड 1 मिलियन व्यूज। उसकी वजह यही थी कि वो मेरे रेगुलर कंटेंट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड थी। तो जनरली जैसे आप पहले ही बता रहे थे कि प्रमोशनल वीडियोस को जनरली व्यूज कम मिलते हैं, इस वजह से इन्फ्लुएंसर्स को इस मामले में थोड़ा चूजी होना चाहिए कि वो प्रमोशनल वीडियोस कितनी कर रहे हैं, उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, क्या रेशो है उनकी रेगुलर वीडियोस के साथ। क्योंकि जब एक रील स्पेस ले रही है आपकी फीड के ऊपर आकर और उसके व्यूज भी कम है इवेंचुअली, तो इट आल्सो अफेक्ट्स योर ओवरऑल रीच। अच्छा, दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट देन, कि जैसे हम बात करें कि इन्फ्लुएंसर्स डेफिनेटली नीड बिजनेस कमिंग इन फ्रॉम ब्रांड्स। ये तो देयर इज नो डिनाइंग दैट ना, इन्फ्लुएंसर्स ने भी तो अपना घर चलाना है। एंड इफ फॉर इंस्टेंस देयर इज समवन हु इज कंप्लीटली फोकस्ड एट वन स्ट्रीम एंड दैट इज हिज क्रिएटिव वर्क, तो इन दैट सिचुएशन जब आप देखते हो कि यार इंस्टाग्राम की तो मैनी ऑफ दीज इन्फ्लुएंसर्स आर ऑन इंस्टाग्राम एंड दे डोंट हैव मोनेटाइजेशन ऑन इंस्टाग्राम फॉर एटलीस्ट फॉर पाकिस्तान, तो मुझे पता नहीं है। So then how do you see कि ये किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, लाइक पाकिस्तान की इकोनॉमी में इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन ना होना? हाउ डू यू सी दैट? आई थिंक इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, लेकिन अगेन टिकटॉक भी नहीं मोनेटाइज पाकिस्तान के अंदर, जो कि टिकटॉक मेरी फेसबुक मोनेटाइज है, पीपल अर्न लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम टिकटॉक मोनेटाइजेशन। पाकिस्तान में सिर्फ यूट्यूब मोनेटाइज्ड है और अब फेसबुक भी मोनेटाइज्ड है। अच्छा, फेसबुक से आप फेसबुक को मोनेटाइज कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। ओके, तो वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगेन मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफी लुक्रेटिव है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि एवर सिंस आपके मेन स्ट्रीम टीवी की व्यूअरशिप डिक्लाइन हुई, तो आपके बिजनेसेस और ब्रांड्स ने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, अपने मार्केटिंग बजट्स लगाने शुरू कर दिए सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, सो लेट्स से पहले एक ब्रांड है, वो एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करता था एक टीवीसी बनाने के लिए, जो कि वो टीवी के ऊपर चलाते थे। यस यस यस। उसके मुझे लगता है कि 1/10 पैसे स्पेंड करके उसके इक्विवेलेंट, ये एट टाइम्स उससे ज्यादा व्यूअरशिप उनको सोशल मीडिया पे मिल जाती है उससे। तो इस वजह से वो अपना मार्केटिंग बजट अब ज्यादा स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आई थिंक इज वेरी लुक्रेटिव। लेकिन मेरी अगले दिन एक अपने क्रिएटर दोस्त है, उससे बात हो रही थी, वो कह रहा था कि यार फिट है, अच्छे पैसे हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये हवाई है। ठीक है, कि आपको कभी एक महीने में, जैसे अभी रिसेंटली पीएसएल गुजरा, तो पीएसएल में जनरली काफी काम होता है, क्योंकि ब्रांड्स हेवीली स्पेंड कर रहे होते हैं अपनी मार्केटिंग के ऊपर, क्योंकि वो क्रिकेट फेस्टिवल होता है, क्रिकेट सीजन होता है, लोग टीवी वगैरह बहुत देख रहे होते हैं, गैदर बहुत कर रहे होते हैं मैचेस वगैरह देखने के लिए। तो उसने कहा पीएसएल के टाइम पे काफी ज्यादा काम आता है, फिर रमजान आता है, रमजान में काफी ज्यादा काम आता है, ईद के अराउंड, लेकिन उसके बाद फिर कुछ टाइम आता है काम बिल्कुल नहीं है, तो ये हवाई है। तो मैंने उसको ये कहा कि यार ब्रो, सर्विस सेक्टर जो भी है वो हवाई है। थिंक ऑफ अ डॉक्टर जिसने ए लेवल या एफएससी किया, 5 साल एमबीबीएस किया, उसके बाद स्पेशलाइज किया, फिर उसके बाद उसने हाउस जॉब की, फिर उसके बाद उसने अपना प्राइवेट क्लिनिक खोला। तो उस प्राइवेट क्लिनिक में भी किसी दिन उसके पास 10 पेशेंट्स आएंगे, किसी दिन उसके पास 5 पेशेंट्स आएंगे, किसी दिन उसके पास 1 पेशेंट आएगा। एक लॉयर है, उसके पास किसी एक महीने 2 केसेस हैं, किसी एक महीने 3 केसेस हैं, किसी एक महीने 10 केसेस हैं, किसी महीने कोई केस ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि सर्विस सेक्टर हवाई ही होता है until a certain point, कि जब तक आप you grow that big कि अब आपके constant revenue streams हैं जिनसे आपको पैसा आ रहा है और आपको समझ में आ गया है कि मैंने पैसा churn out कैसे करना है। इनिशियल फेज के अंदर मुझे लगता है हर किसी के लिए ये हवाई होता है, लेकिन that being said, मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज वेरी लुक्रेटिव अगर आप उसको एक तरीके से करें और समझदारी से अपना कंटेंट प्रोड्यूस करें, क्योंकि अगेन आपके ब्रांड्स भी और आपकी कंपनीज और कॉर्पोरेशंस भी हर इन्फ्लुएंसर को या फिर हर कंटेंट क्रिएटर को उठा के काम नहीं देंगे। एब्सोल्युटली। अच्छा, वैसे डू यू थिंक कि मतलब हाई टिकट क्लाइंट्स जो होते हैं वो उनके लिए इन्फ्लुएंसर ढूंढना मुश्किल होता है? बिकॉज अगेन you have to find a certain person, certain influencer with certain persona in mind that resonates with the image that you are trying to create for your brand.
that is where marketing and PR agencies come in. Right. So there are a lot of marketing and PR agencies जो कि जिनके साथ ब्रांड्स ऑन बोर्ड होते हैं. तो लेट्स से उनकी एक कैंपेन आ रही है तो वो अपनी एजेंसी को कहते हैं कि वी हैव एन अपकमिंग कैंपेन, उसमें हमें इस तरह के इस प्रोफाइल के लोग चाहिए, आप हमें 2 से 3 लोग सजेस्ट कर दें, वो एजेंसीज उनको सजेस्ट कर देती हैं, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स राइट मार्केट के अंदर. अच्छा, मगर उसके अलावा डू यू थिंक कि हमारी जो स्पेस है, क्रिएटर स्पेस इन पाकिस्तान, एटलीस्ट इन पाकिस्तान, डू यू थिंक इट्स गेटिंग एग्जॉस्टेड एट एन इंक्रीजिंगली, यू नो, एट अ वेरी फास्ट रेट? Exhausted in terms of कि saturate हो रही है. Saturate हो रही है. There are a lot of people coming in. Everybody has a content to be, has a thing to say, and the people that you want your content to be, you know, to be actually marketed by, they are not there as much. I see it very positively. मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जितने ज़्यादा लोग आकर एक इंडस्ट्री के अंदर घुसते हैं और वो भीड़ चाल करते हैं, ठीक है, कि जो 10 लोग कर रहे हैं, चलो मैं भी कैमरा उठाता हूँ, फोन में एडिटर डाउनलोड करता हूँ, मैं भी उन 10 लोगों की तरह काम कर लेता हूँ. सही है. उससे क्या होता है कि उससे आपके किसी भी सेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ओवरऑल व्यूअरशिप तो ऊपर जा रही होती है ना, क्योंकि जितना ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है उतने ज्यादा लोग सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं. तो यानी कि आपकी व्यूअरशिप बढ़ रही है उस प्लेटफॉर्म की. यहाँ पर आपके पास इंसेंटिव क्या है? आपके पास इंसेंटिव ये है कि वो बिल्कुल ना करें जो बाकी 50 लोग कर रहे हैं, और कुछ ऐसा कर लें कि वो सारी व्यूअरशिप आपके पास आ जाए और वो आपको देखें, और आपका यूएसपी ये बन जाए कि यार ये बंदा यूनिक काम करता है. तो आई सी इट वेरी पॉजिटिवली कि जितने ज्यादा लोग सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे और ज्यादा आउटरीच बढ़ती है उस प्लेटफॉर्म की जिसके ऊपर आके वो काम कर रहे हैं, और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाती हैं. अगेन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपकी कंपनीज, ब्रांड्स, कॉर्पोरेशंस, इंडस्ट्री अपने बजट्स को अब चैनल कर रही है टुवर्ड सोशल मीडिया. तो इट इज ओनली गोइंग टू गेट बिगर, इट इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि मेन स्ट्रीम टीवी की व्यूअरशिप विद द पासिंग ऑफ टाइम और नीचे आती जा रही है. तो एट द सेम आई थिंक you're so right कि मतलब जो मेन स्ट्रीम टेलीविजन है, it's a very costly thing to do. You worked at Dunia News, so you would know कि मतलब आपको you're buying seconds basically on the national television. और prime time के seconds आप buy कर रहे हैं, तो वो that insanely costly है. They're insanely costly, and only the big brands, the big guns can go for it. Yeah. और वो हर बंदे के लिए नहीं है. So maybe in that situation for brands who are just launching, just coming into the market, वैसे तो खैर influencer marketing भी अब काफी महंगी हो गई, अब इतना भी मत आप करें. महंगी है, लेकिन मेरे ख्याल में फिर भी मेन स्ट्रीम टीवी से बहुत ज़्यादा सस्ती है. और प्लस मुझे लगता है कि जितनी व्यूअरशिप आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से मिलती है, वो आज भी आपको टीवी से नहीं मिलती इस पॉइंट के ऊपर. तो इट मेक्स सेंस इवेंचुअली कि आप इधर पैसा स्पेंड करें. मुझे ऐसे ब्रांड्स का पता है जो कि मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो ब्रांड्स, उन लोगों ने कभी ₹1 स्पेंड नहीं किया टीवी के ऊपर. उनकी सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी फ्रॉम डे वन यही थी कि हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग से ग्रो करना है अपने आप, सोशल मीडिया से थ्रू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ग्रो करना है अपने आप को. और अभी वो काफी बड़े ब्रांड्स हो गए और काफी बिजनेस कर रहे हैं वो लोग. तो हाँ, मुझे लगता है कि जैसे वक्त गुजरेगा तो ये और बढ़ता जाएगा और ज्यादा बजट्स आएंगे सोशल मीडिया की तरफ. Right. And when you see the platforms that are available to creators, Insta है, TikTok है, चले मेजर में YouTube भी है, Facebook भी अभी तक एक अच्छा प्लेटफॉर्म कंसिडर किया जाता है. Which do you think is going to present you or everyone with the maximum amount of opportunity in Pakistan in terms of growth? सबसे potential ज़्यादा किसका है? Bifurcation है. TikTok मैसेज का प्लेटफॉर्म. TikTok हम मेरे ख्याल में पहले भी बात कर रहे थे इस बारे में. TikTok is insane. मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि TikTok के अंदर इन टर्म्स ऑफ रीच आपको आई बॉल्स देने में कितना पोटेंशियल है TikTok के अंदर. मेरे जो TikTok के ऊपर अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स हैं वो इट इज हाफ द अमाउंट आई हैव ऑन Instagram, लेकिन मेरी कुछ वीडियोस के ऊपर 4 टाइम्स रीच ज्यादा होती है TikTok के ऊपर एज कंपेयर टू Instagram. ठीक है, लेकिन TikTok के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बात करें तो आपके ब्रांड्स एंड बिजनेसेस आर नॉट रेडी टू स्पेंड ऑन TikTok एज सच. ठीक है, क्योंकि अगर आपके TikTok पे बहुत ज्यादा रीच भी है ना, तो उनको लगता है शायद कि जो लोग आपको देख रहे हैं, मतलब बड़ी ही मेरे ख्याल में क्लासिस्ट वो है सोचने का नजरिया, लेकिन उनको ये लगता है कि जो लोग आपको देख रहे हैं वो उनके पोटेंशियल कंज्यूमर्स नहीं है, टीजी नहीं है उनकी. हाँ ठीक है, टारगेट ग्रुप नहीं है उनका. तो वो वहाँ पर आपको उस तरह से पैसे नहीं मिलेंगे. ठीक है, पैसे आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम की ग्रोथ में, थ्रू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह. अच्छा, जो एमैल्गमेशन है ना कि इन टर्म्स ऑफ रीच भी इंसेन है
और इन टर्म्स ऑफ मनी मेकिंग भी इंसेन है। इन इंस्टाग्राम और टिकटॉक की एमैल्गमेशन जो है वो यूट्यूब है। यूट्यूब भी मैसेज का प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब के ऊपर भी वंस यू हैव हिट द एल्गोरिथम, आपने एक फ्रीक्वेंसी के साथ कंटेंट डाल दिया है और अच्छा कंटेंट डाल दिया है, तो आपको रीच भी मिलेगी, बहुत ज्यादा लोग देखेंगे, और उसके साथ साथ फिर आपको ऑब्वियसली एक तो एडसेंस के थ्रू यूट्यूब मोनेटाइजेशन से ही पैसे मिलेंगे, और प्लस फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से भी, क्योंकि आई डोंट मेक कंटेंट ऑन यूट्यूब, लेकिन आई हैव फ्रेंड्स हु आर यूट्यूबर्स, और उनसे जब डिस्कशन होती है तो दे चार्ज इमेंस अमाउंट ऑफ मनी फॉर यूट्यूब इंटीग्रेशन, जो कि वो अपनी यूट्यूब वीडियो के अंदर करते हैं ब्रांड्स के लिए, ठीक है, काफी ज्यादा पैसे वो चार्ज करते हैं उसके लिए। तो वो वहां से आपको डुअल मींस ऑफ इनकम आते हैं यूट्यूब से, कि आप मोनेटाइजेशन जो एडसेंस की है उससे ही पैसे कमा रहे हैं, फिर आपको जो इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं अपने कंटेंट के अंदर उससे भी पैसे कमा रहे हैं। तो यूट्यूब और टिकटॉक, टू कंक्लूड दिस वेरी थॉट, यूट्यूब और टिकटॉक दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो पाकिस्तान के पिंडों में भी देखे जाते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम, कभी आप किसी गांव में आप चले जाएं दूर दराज, तो वहां पर किसी के फोन में आप इंस्टाग्राम भी देखेंगे, because we've established कि Instagram is a lifestyle platform, और वहाँ पे वही बात होती है। बिल्कुल ऐसी है। तो YouTube और TikTok दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो वहाँ पर भी देखे जाते हैं। लेकिन फिर देखा जाए तो for certain influencers does become a bit of a challenge कि that you have to have that sort of persona that you can sell your content and push it through on Instagram, but at the same time आपका वो TikTok पे भी shareable content हो, people should be able to relate with it। बिल्कुल, तो वो बैलेंस स्ट्राइक करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। बहुत, absolutely, मतलब totally agreed on that। अच्छा, when you think of challenges, what do you think is the biggest challenge for the creator economy in Pakistan? एक तो चैलेंज ये है कि अभी भी मुझे लगता है कि पेमेंट्स के प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हैं, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा अनप्रोफेशनलिज्म है। आई हैव रिसेंटली कम ऑन बोर्ड विद एन एजेंसी जो कि मुझे मैनेज कर रहे हैं अब, और मेरा उनके साथ आने की जो प्राइमरी वजह थी, ऑल्दो मेरे जितने प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें से वी हैव अ सर्टेन परसेंटेज जो हमने डिसाइड की हुई है, जो कि मैं उनको पे करूंगा एज अ कमीशन, राइट। लेकिन उनको ऑन बोर्ड लेने की जो प्राइमरी वजह थी वो ये थी कि मैं अपने आप को इस हैसल से दूर रखूं कि आपने निगोशिएट करना है, आपने बार्गेन करना है, फिर जब आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं उनको वेट करना है, फिर आपकी जब कंटेंट डिलीवर हो गया उसके बाद जब पेमेंट का टाइम आया, द हार्डेस्ट पार्ट Pakistan to get money out of somebody's pocket, yes, to get money out of somebody's and your own money, Pakistan and your own money जो वो आपको ओ करते हैं, वो निकलवाना सबसे मुश्किल हिस्सा है। But you are a lawyer, you are skilled at that। यार I am skilled at that, लेकिन वो आपको थोड़ा सा उसमें ये भी होता है यार कि मैं कितने लोगों को लीगल नोटिस भेजूं, ठीक है, मतलब ये तो फिर मैं एक पूरी लीगल टीम भी अलग हायर करता हूँ जो रोज एक लीगल नोटिस निकाल के किसी ना किसी को भेज रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और मुझे लगता है सिर्फ क्रिएटर इकोनॉमी नहीं, पाकिस्तान में वैसे भी आप एक पेमेंट फंस गई है ना, तो आप फंस गए, और वो बड़ा मुश्किल है उसको वहां से निकालना। दैट बीइंग सेड, बहुत प्रोफेशनल लोग भी हैं। आई हैव वर्क विद ब्रांड्स जिनकी मैंने फ्राइडे को वीडियो अपलोड की है और सैटरडे को मेरे अकाउंट के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर होके पेमेंट आ गई, ठीक है। तो हर कोई इस तरह नहीं करता, अच्छे लोग भी हैं इसके अंदर जो कि कर रहे हैं। ये वाले चैलेंजेस हैं। प्लस जो एक बिगर चैलेंज है, मुझे लगता है कि अभी भी क्रिएटर इकोनॉमी बहुत अंडर अप्रिशिएटेड है पाकिस्तान के अंदर। appreciated in terms of sentiment, in terms of sentiment भी I guess, और in terms of, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि I was watching a podcast the other day, उसके अंदर एक इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन था और वो बता रहा था कि इंडिया के अंदर जो 2023 के अंदर क्रिएटर इकोनॉमी का हुजम था, जो हम बजट के अंदर कहते हैं, इस साल बजट का हुजम ये रहा, it was 4,000 crores Indian rupees। oh my goodness, यानी कि 40 अरब इंडियन रुपीस उनकी क्रिएटर इकोनॉमी के अंदर इन्वॉल्व था 2023 के अंदर, ठीक है, जो कि रोटेट होता था right, जिससे लोगों ने, मुझे लगता है वो इस वजह से है क्योंकि इंडिया में लोगों को समझ आ गया बिजनेसेस और ब्रांड्स को कि अब आपने अगर अपने बिजनेसेस को भी ग्रो करना है तो दैट इज थ्रू कंटेंट। कंटेंट के बगैर आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते, मार्केट नहीं कर सकते, जो कि अभी यहाँ पर लोगों को उस तरीके से समझ में नहीं आ रहा। लोग कर रहे हैं, बिल्कुल बिजनेस इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं बिल्कुल पैसे भी अच्छे दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन और रेट बढ़ाए क्योंकि it has to be a lucrative profession for anyone ना, बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में बहुत lucrative है, बहुत। आप इंडियन जो टॉप कुछ क्रिएटर्स हैं, आप इंडियंस देखें या इवन यूएस के जो टॉप क्रिएटर्स हैं आप उनको देखें, उनकी आप नेटवर्थ देखें, आपके दिमाग घूम जाएंगे। आप आज गूगल करें, ऑल्दो विराट कोहली इज नॉट एन इन्फ्लुएंसर, ही इज नॉट अ क्रिएटर, लेकिन आप आज गूगल करें कि व्हाट डज विराट कोहली चार्ज
फॉर वन इंस्टाग्राम पोस्ट, राइट, जो अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर लगाता है। मेरे ख्याल में हम 2 दिन सोएंगे नहीं उसके बाद। यार इतने पैसे आप लेते हो एक इंस्टाग्राम पोस्ट लगाने के। हाँ, और उसके कंपैरिजन में अभी रिसेंटली मेरी किसी से बात हो रही थी कि बाबर आजम को एक कैंपेन इसलिए नहीं मिली क्योंकि द ब्रांड थॉट कि ही इज ओवर चार्जिंग। अच्छा, फॉर गॉड सेक, आपके मुल्क का सबसे बड़ा सुपरस्टार, it must be a local brand, पाकिस्तानी ब्रांड है ना। तो लेकिन ये आप देखेंगे अभी बाबर आजम अगर इस मसले के अंदर स्टक है हाँ, कि नहीं यार आपकी पेमेंट ज्यादा है थोड़ी सी, वो हम नहीं आपको दे सकते, तो हमें तो बहुत ही टाइम लग जाएगा ओवरकम करने में। क्योंकि बाबर आजम इसलिए है क्योंकि बाबर आजम मुझे लगता है इस वक्त सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है पाकिस्तान में, क्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज, क्रॉस ऑल जॉनरास। मुझे लगता है जितना फेम और पॉपुलैरिटी बाबर के पास है वो किसी एक्टर के पास भी नहीं है, किसी सिंगर के पास भी नहीं है। तो अगर बाबर आजम को पेमेंट्स के मसले हो रहे हैं कि वो ज्यादा चार्ज कर रहा है, तो फिर हमें तो अभी बहुत टाइम लगेगा। बहुत I remember there was a time, I think back like 2 to 3 years back, influencers used to accept कि यार back then Pakistan's biggest influencer would be Prime Minister Imran Khan, former Prime Minister, कि वो किसी बुक को कह देंगे तो सब पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड I can feel कि जो आप विराट कोहली के बारे में चीज़ कहना चाह रहे हो, he had that kind of reach. तो but yeah, and वो चार्जेस अगर वो लेते तो he would have been very very rich. तो अच्छा खैर चलें, वो तो सारा सही है। Now let's talk about your content. So your content is towards the humorous side more, and so does it come naturally to you, or do you have to do it on purpose? यार naturally आता है, it comes out of observation. Observation. अच्छा, maybe this is why हम काफी ज्यादा relate भी कर सकते हैं with your content. हाँ, observation से आता है बहुत दफा। और वो observation कब होती है कि अब आप टीवी लाउंज में बैठे हुए घर के, तो फैमिली इकट्ठी बैठी हुई है, वहाँ पर कोई बात हुई है, आप दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, वहाँ पर कोई बात हुई है, आप अपनी जॉब पे हैं, जब अगर हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ से आई गेट एन आइडिया और यू माइट सी समथिंग इन अ कपल ऑफ डेज के इसके अराउंड कुछ बना हुआ है। I'd be glad. I hope. ऑब्जर्वेशन जो है वो उससे मुझे आइडियाज आते हैं, और फिर जैसे ही मुझे एक आइडिया आता है, नोट इट डाउन फौरन से अपने पास, अपने फोन के नोट्स के अंदर आई नोट इट डाउन, क्योंकि वो गोल्ड माइन है। वो जो आइडिया मुझे आ गया ना, वो उसके ऊपर फिर कंटेंट डेवलप होने आगे सारा। तो मैं जो मर्जी कर रहा हूँ, मतलब ये भी हुआ है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ जीटी रोड के ऊपर, ठीक है, और काफी क्राउडेड होता है जीटी रोड, तो मुझे ऐसे ही अचानक कोई आइडिया आया, तो मैंने फौरन फोन निकाल के, मुझे बुक ना कर ले ट्रैफिक पुलिस ये देख के, लेकिन मैंने ये हाईवे पुलिस, मैंने फौरन फोन निकाल के मैंने पहले उसको नोट्स पे नोट डाउन किया। अच्छा, तो हाँ, ऑब्जर्वेशन से आता है, स्पॉन्टेनियस होते हैं आइडियाज। आप जहन पे जोर लगा के अगर कोई चीज सोचेंगे ना, तो आप उसको ओवरडू कर देंगे, या आप उसको इस तरीके से करेंगे जो रिलेटेबल नहीं होगा। अच्छा, परफेक्शनिज्म तंग करता है कि यार परफेक्शनिस्ट होना चाहिए मुझे, मेरे कंटेंट में जो बिल्कुल फ्लॉ नहीं होना चाहिए? अच्छा, शुरू में ना आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता है कि आप चीज़ें ऐसी बनाएंगे जो फ्लॉड होगी। और शुरू में जब स्पेशली आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये लगता है कि फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी है मैंने कंटेंट की। जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी, आई पोस्टेड अ वीडियो एवरी डे फॉर लाइक 60 डेज। राइट, रोज़ मैंने एक रील पोस्ट की थी। तो उस वक्त मेरे ज़हन में ये नहीं होता था कि यार क्वालिटी जो है वो इसकी कैसी है, आइडिया की ये वो। मुझे बस था कि मैंने एक दफा एल्गोरिथम को सीधा करना है, ठीक है, उनको बताना है कि ब्रो ये अकाउंट देखो, ये बॉय रोज वीडियो डाल रहा है और अच्छा कंटेंट डाल रहा है। लेकिन अब आके स्पेशली जो फीडबैक होता है ना, वो आपको बहुत प्रेशराइज करता है। अच्छा, जब आपको फीडबैक कमेंट्स के अंदर क्रिटिसिज्म नहीं, मुझे लगता है ज्यादा आपकी जो तारीफ होती है, जो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है, ठीक है, कि लेट्स से आपने 3 वीडियोस डाली हैं, उन 3 वीडियोस के नीचे किसी ने आउट ऑफ द वे व्हिच आई डू नॉट बिलीव, लेकिन किसी को लगता है और वो नीचे आके कमेंट कर देता है, यू आर द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर एवर, ठीक है। अब उसने तो वैसे ही लिख दिया ना एवर, लेकिन उसको नहीं पता कि वो एवर मेरे ज़हन पे क्या एवर हो गया, फॉरएवर हो गया, एवर हो गया। तो मुझे तो ये होगा कि यार ये कमेंट्स तो आते रहे ब्रो, ये अगर इसको लगा है कि ये कंटेंट पीस बेस्ट कंटेंट पीस एवर है, तो अब जो अगला कंटेंट पीस है वो इससे तो अच्छा होना चाहिए। ओह यस, सो इट एड्स टू मेंटल प्रेशर, वो प्रेशर आपको। लेकिन मुझे लगता है कि उससे डिटैच करना भी अपने आप को बहुत जरूरी होता है कि यार इजी रहो, कोई मसला नहीं। आप हमेशा जो है वो अपने बेस्ट पोटेंशियल पे नहीं बना सकते, आप हमेशा वो चीज नहीं बना सकते जो हर किसी को पसंद है। तो आपको इसलिए आइडियाज को टेस्ट भी करता रहना चाहिए, ट्राई भी करते रहना चाहिए। क्रिएटिविटी एंड आर्ट आर वेरी सब्जेक्टिव कांसेप्ट्स। एग्जैक्टली, मतलब वही बात है, किसी को शायद जो कंटेंट पीस बेस्ट पीस एवर लगा है, किसी को वो क्रिंजिएस्ट पीस एवर लगा। मैं यही पूछने वाला था कि बिकॉज़ I mean most of the content that you are churning out
ये वो वाला कंटेंट है मेरा ख्याल है दैट एनीबडी कैन रिलेट विद, ठीक है, जो भी हमारे एसएससी या मिडिल क्लास फैमिलीज जो हैं, आई थिंक दे कैन इजीली रिलेट विद इट. हमें बहुत सारे उसमें से रेफरेंसेस नजर, इसमें लिबर्टीज आ रहे हैं, वही वाले जो आपने बनाया किस तरह से जो है वो वेंडर्स एंगेज करते हैं, फैमिली के किस किस्म के डायनामिक्स हैं. बट देन ऑफ कोर्स देयर, आई बिलीव देयर आर सम पीपल इन पाकिस्तान, दे डेफिनेटली आर, हु वोंट बी एबल टू रिलेट विद दैट. So have you ever come across those comments as well? Yeah, have you come across those people, you know, giving feedback to you? तो I made a video a week back जिसका टाइटल था कि dads when mothers get sick. ठीक है? Yeah. तो उसमें there's a देसी dad, उसको जैसे ही पता चला है कि his wife is sick, उसके बेटे ने उसको आगे बताया कि अम्मी की तबीयत खराब है. Right. तो वो पूरी रील इस आइडिया के राउंड थी कि फिर वो कैसे रिएक्ट करते हैं. ठीक है? Okay. तो उसके अंदर वो जो डैड थे वो उनको यही कह रहे थे कि उठें डॉक्टर, पंजाबी में थी कि उठें डॉक्टर के पास चलें, दवाई ले लें, आप बद परहेजी करती हैं, आप दवाई नहीं लेती तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है, तो उसके नीचे बहुत सारे लोगों ने आके कमेंट किया, दिस इज माय डैड, दिस इज माय डैड, मेरे घर में ऐसे ही होता है, माय फादर डज दिस. लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आगे नीचे लिखा कि नॉट रिलेटेबल, वी डिड नॉट हैव सच केयरिंग डैड्स हमारे घर के अंदर. जब हमारी वालदा की तबीयत खराब होती थी तो हमारे फर्क ही नहीं पड़ता था फादर को इस चीज़ से. तो we can't relate to this. बहुत लोगों ने आके नीचे लिखा कि इस वीडियो का टाइटल होना चाहिए फादर्स इन अ पैरेलल यूनिवर्स. तो कि फादर्स ऐसे कहाँ पे होते हैं जो इतने केयरिंग हो. एग्जैक्टली. तो वो उनका लिव्ड एक्सपीरियंस है, वो उनकी जिंदगी का लिव्ड एक्सपीरियंस है जिसको मैं इनवैलिडेट नहीं कर सकता. ठीक है, मैं बल्कि आई फेल्ट सॉरी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल वहाँ कि वो दिस कम्स आउट ऑफ देयर बिटर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ कि वो कह रहे हैं कि हम रिलेट ही नहीं कर सकते. तो ये कहाँ पे हो रहा है, डैड्स इन पैरेलल यूनिवर्स. तो हमें बताओ ये दुनिया में कहाँ पे हो रहा है जो आपने ये वाला डैड दिखाया. बट माय डैड वाज लाइक दैट, मेरे लिए रिलेटेबल था. और आई एम श्योर बहुत सारे और लोगों के लिए जो रिलेटेबल, जिनके लिए वो वीडियो थी, उनके डैड्स उस तरह के थे. तो हाँ, देयर इज ऑलवेज दिस डिलेमा, आप सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि आप कोशिश करें जितना मर्जी रिलेटेबल रहने की, you will still be very unrelatable for a lot of people, and you can do nothing about it. You can't really do anything about it. Absolutely makes every sense for sure. Achha, last question. We've already taken a lot of your time. So at BEC, there are a lot of degree programs we're offering. You would know we're offering external programs from a lot of UK universities, I'd say. And अब हमारे बच्चे भी जो हैं वो भी graduate करते हैं, and then there's of course becoming an influencer, becoming somebody who comes on a screen that everybody can watch, and generally people seem to have great ideas these days. So some of them do consider becoming a full-time influencer. So do you think becoming a full-time influencer at the beginning of your career is something that's advisable for maybe a 23-year-old or a 22-year-old with just a bachelor's degree? एक तो ये, and दूसरा ये कि how long does it take for someone to become financially sustainable, independent, if that is a career choice that they have taken? हाँ, तो मुझे लगता है कि इसमें आपके सर्कमस्टांसेस बहुत मैटर करते हैं कि ग्रेजुएट होने के बाद क्या आपकी फैमिली आपको सस्टेन कर सकती है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आपके पास जॉब है या नहीं है. रिगार्डलेस आप जिन भी सर्कमस्टांसेस के अंदर है, मुझे लगता है कि टेकिंग दिस डिसीजन टू अर्ली कि मैं फुल टाइम इन्फ्लुएंसर बनूंगा, ये एक स्मार्ट चॉइस नहीं होती. आपका जो भी डिसिप्लिन था, आपने जिस भी चीज के अंदर अपनी डिग्री की है, लुक आउट फॉर जॉब्स उस मार्केट के अंदर, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें, और साथ साथ आपको शौक है तो आप कंटेंट क्रिएट करते रहें, उसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है. वैसे भी आपके पास मुझे लगता है जिंदगी में क्रिएटिव आउटलेट होना ही चाहिए, स्पेशली जब आप एक लेट्स से 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, तो एक क्रिएटिव आउटलेट होना आपके लिए बहुत हेल्दी होता है, वरना आपके लिए चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं टाइम्स. तो वो आप करें, लेकिन उसको एज अ फुल टाइम करियर तब तक परस्यू ना करें जब तक आप इस बारे में श्योर नहीं है कि मैं इस वक्त भी अपना पूरा सिस्टम इसके थ्रू चला सकता हूँ, और प्लस मैं फ्यूचर में भी ना सिर्फ ये कि इससे अपना सिस्टम चला पाऊंगा, बल्कि मैं इसको ग्रो कर पाऊंगा, मैं इसके अंदर अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ भी देखता हूँ. ठीक है, तो टेकिंग दिस डिसीजन टू अर्ली इज नॉट अ वेरी स्मार्ट चॉइस, आपको नहीं लेनी चाहिए. इवन इन माई केस, मैंने अपनी, जैसे पहले भी आपको बताया, मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था, उसके साथ एक पार्ट टाइम विजिटिंग जॉब कर रहा था, उसके साथ साथ मैंने कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया. जिस वक्त मुझे ये रियलाइज हो गया कि दिस इज लुक्रेटिव इनफ, और देखें कोई कारोबारी इंसान भी होता है ना, वो अगर कोई कारोबार कर रहा होता है और उसका कारोबार थोड़ा सा टेक ऑफ करने लग जाए, वो अपना सब कुछ छोड़ के उस कारोबार के अंदर इन्वेस्ट कर देता है अपने आप को. तो आप इसको एज अ कारोबार देख के ये असेस करें कि क्या वर्थ इट है कि मैं अपना सब कुछ इसके अंदर इन्वेस्ट कर दूं अब इस पॉइंट के ऊपर. और सब कुछ से मुराद प्राइमरीली टाइम है, कि मैं अपना पूरा टाइम क्या इसको दूं, क्या ये मुझे पे बैक करेगा इन द फ्यूचर.
क्या इसके अंदर से मुझे ऐसे रिजल्ट्स आएंगे इन द टाइम्स टू कम कि ये वर्थ इट होगा कि मैं इस पॉइंट के ऊपर कोई और जॉब ना करूं, जो भी चीज और परस्यू कर रहा हूं उसको छोड़ के मैं फुल टाइम ये करूं. आई फाउंड इट वर्थ इट एट दैट पॉइंट, क्योंकि मैं इसके अंदर से जो आउटकम्स अपने लिए एक्सपेक्ट करता हूं या जो मैं प्लान करता हूं, वो मुझे लगता है कि कहीं पर भी जॉब करके मैं अपनी जिंदगी में अचीव नहीं कर पाऊंगा. तो अगेन ये हर किसी की इंडिविजुअल जर्नी है, हर किसी के लिए सब्जेक्टिव है, उसका इंडिविजुअल क्वेश्चन है. लेकिन अगर आप बहुत पैशनेट हैं और आपने कोई 2-3 साल का कंटेंट तैयार करके अपने पास ऐसा रखा हुआ है 2-3 साल का आपने अपने पास कंटेंट तैयार करके रखा हुआ है जो कि आपको पता है कि बिल्कुल नई चीज है मार्केट में, कोई पहले ना ऐसे कर रहा है ना कर पाएगा, और आप कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर ठीक है, फुल थ्रॉटल है. मैं आपको पता होगा मैं 2-3 साल के लिए मोरू ही होऊंगा. तो हाँ, अगर 2-3 साल बाद मैं कुछ होऊंगा, आपको ये पता है, आपकी इंट्यूशन आपको ये कह रही है, तो फिर उसकी सुन लें और फिर उस तरफ लग जाए, लेकिन वैसे थोड़े कैलकुलेटेड स्टेप्स में. Right. Well, बिल्कुल सही. Thank you so much, Abbas. I think we've talked about a lot in terms of content creation, platforms कौन से हैं, support किस किस्म की चाहिए. If this is something that can be pursued full time by anyone, or should it be pursued as a full time operation by anyone, I think हमने काफी सारे aspects के ऊपर discussion की. We're very grateful to you for the time that you have taken out for us, and we wish you all the very best. Especially now जब हमें पता है कि now you're going to be a full-time content creator और इसी पे मेन आपका फोकस होगा. Thank you so much, Amar. It was wonderful being here और बहुत मजा आया इस conversation में. Thank you, Abbas, and thank you very much to all of you. I hope you enjoyed the conversation. Inshallah, we'll also be rolling out the reels very soon. Plus, if you're interested in any of our programs that we're offering through Beacon House International Colleges, please make sure you're visiting www.bic.edu.pk. Thank you.